अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑल सॉरी ऑफ एसएपी फॉर ऑल मॉड्यूल्स। ये कॉन्फ़िगरेशंस इसको हम लोग कहते हैं। सबसे पहले हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, देन फिजिकल ईयर को डिफाइन किया। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आपके पास पोस्टिंग सॉरी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आपके पास था डेफिनेशन एंड असाइनमेंट। Then we defined physical year, posting period variant, and then we will डिस्कस डॉक्यूमेंट नंबर है जैसे क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी कोई सीरियल नंबर ना हो, यस और नो। नो सर, हर एक का होता है सर। एग्जैक्टली तो सीरियल नंबर को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर है। जिस चाहे आप फाइनेंस का डॉक्यूमेंट देख लें, जो भी शेयर परचेज इनवॉइस ईच एवरी जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका कद एक नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ये क्या होती है? मुझे एक चीज़ बताएं। आपने एक इनवॉइस क्रिएट करनी है, वेंडर इनवॉइस या कस्टमर इनवॉइस आप बनाते हैं। उसके अंदर बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक उसमें ऑप्शंस होती हैं जिसमें नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, अमाउंट, टैक्स और टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ पेमेंट और इस तरह के जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ऑप्शन है, वो उसमें मौजूद होते हैं। यू नो वेरी वेल, ऐसे ही ना। मतलब कोई भी आप डॉक्यूमेंट इनवॉइस बना जी रहे हैं सर। या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस जी की जो सर। मैनेजमेंट है ना, उसको हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। कि किस ऑप्शन को कम्प्लीमेंट्री करना है, किसको नॉन कम्प्लीमेंट्री करना है, किसको रिक्वायर्ड पे लेके आना है। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस बेसिकली हम कहते हैं सेट लिमिट ऑफ अमाउंट फॉर ट्रांजैक्शन। मिसाल के तौर पे आपको पता है पैटी कैश है, पैटी कैश की एक अमाउंट की लिमिट्स लगा दी जाती है कि भाई आपने जो है वीकली या मंथली इतना पेटी एक्सपेंस को यूज़ करना है रिफ्रेशमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या स्टेशनरी के लिए, जो भी है। वैसे ऐसे ही ना। या फिर आप जी क्या सर, काम बिल्कुल। करते हैं कि आपने अगर कोई पेमेंट करनी हो तो उसकी एक लिमिट सेट करते हैं कि भाई मैक्सिमम आप इतनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर, अच्छा पहले हम इसको डिफाइन करें, देन वी विल डिस्कस लेटर ऑन। एस पी आर ओ, देन आप आ जाए आई एम जी, देन आप आ जाए इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप आ जाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, यहाँ पे आप आ जाए डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट टाइप से डॉक्यूमेंट नंबर है जिसको डिफाइन करने से पहले आई वांट टू शो वन थिंग एंड दैट इज डॉक्यूमेंट टाइप्स। एससीपी के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप्स ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड क्रिएटेड है। डॉक्यूमेंट टाइप है एबी, ये आपका कौन सा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है। आपके पास है डॉक्यूमेंट टीएफ कस्टमर डॉक्यूमेंट है। आपके पास है कस्टमर इनवॉइस डीएम। तो ये डिफरेंट इसके कोड्स हैं और ये डॉक्यूमेंट की डिटेल है। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट आपके कैसे स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें के डी। के डी कहाँ पे है, के ए वेंडर डॉक्यूमेंट आ गया और के टी वेंडर इनवॉइस आ गया। अच्छा, तो आप जब इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे कोड आएगा 19। तो इस कोड से हम अपना जो सीरियल नंबर है उसको एडजस्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा 19 आपका आ जाएगा वेंडर कोड और सॉरी वेंडर इनवॉइस। वेंडर पेमेंट के लिए आपके पास आ जाएगा 15। वेंडर डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास आ जाएगा 17 और वेंडर क्रेडिट मेमो के लिए आपके पास आ जाएगा, ये भी 17 ही है क्योंकि हाँ रिवर्स मेमो नहीं है। अच्छा, अब आप जो कस्टमर पेमेंट के लिए 14। अच्छा, आप लोगों ने इसके ये प्लीज़ नोट्स करने के 14 किसका है, 15 किसका है, 16 किसका है, 17 18 19 किसके, ये भी आपने इसको यहाँ से प्रॉपर नोट डाउन करने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा 15 तो आ गया। कस्टमर डॉक्यूमेंट 20 और कस्टमर इनवॉइस
ये किया, 18 आ गया। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आपका है कब? 01 या 01 होगा या 10 होगा या 02 होगा। 02 आ गया। अच्छा, अच्छा आप इसको आप क्रॉस कर दें। डिफाइन नंबर डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, कंपनी कोड DX01, देन इंटर विद दिस। और इसमें आप आ जाएं क्या था नंबर रेंजेस 02 ईयर 2025 0001 02 011। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके जनरल लेजर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनकी नंबर सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? 0001 से लेके 0999 तक। सेकंड आप उसमें ऐड अप कर दो 14 ईयर 2025 1000 1999। इसी तरीके से 15 16 17 18 19 20 आपने 20 तक क्रिएट करने 1000 के हिसाब से। 15 आप करेंगे 2000 से लेके 2999, 16 3000 3999, इसी तरीके से आप इसको क्रिएट करने एंड एंटर सेव। डॉक्यूमेंट हमारे जिसके बाद आप आ जाओ फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट है ना, तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस की जो मैनेजमेंट है वो आप यहाँ से उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो सबसे फर्स्ट या सेकंड पे आप देख लें 0001, ये SAP ने एक स्टैंडर्ड इसको डिफाइन किया होता है। आप इसको सेलेक्ट करें, देन राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन कॉपी एज, देन आप इसको चेंज कर दें FSTX, फील्ड स्टेटस फॉर DX01, enter, then click on copy out, then enter again, and then save it, then enter। अब आप जब इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, सॉरी, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन ग्रुप्स। ये देखिए जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो यहाँ पे उनकी कंट्रोलिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल जनरल आपके पास आ गया, इंटरनल ऑर्डर आ गया, मटेरियल आ गया, कॉस्ट अकाउंट्स आ गया, बैंक अकाउंट्स आ गया, रिसीवेबल पेबल, टैक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे गिवन है। आप उनकी ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम आते हैं यहाँ पे, आते हैं मटेरियल अकाउंट्स, बल्कि इसमें आते हैं G001 में आते हैं। इसमें आपके पास जनरल डेटा है। जनरल डेटा में आप देख लें कि इसमें कुछ ऑप्शन हैं जो ऑप्शन एंट्री के ऊपर क्लिक किए गए। तीन इसमें ऑप्शन हैं, सरप्लस है, रिक्वायर्ड एंट्री है, ऑप्शन है। सरप्लस का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन का मतलब नॉन कम्प्लीमेंट्री। रिक्वायर्ड दे दिया ठीक, ना दिया नो प्रॉब्लम। मटेरियल मैनेजमेंट, यस, अब इसमें देखते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में गुड्स मूवमेंट कम्प्लीमेंट्री है, और कस्टमर गुड्स मूवमेंट भी कम्प्लीमेंट्री है, और इन्वेंट्री फिट भी कम्प्लीमेंट्री है, और ये जो आपकी अमाउंट है गुड्स अवेलेबिलिटी, ये भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे इसको कम्प्लीमेंट्री करें या नॉन कम्प्लीमेंट्री कर दें, ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको यहाँ पे नॉन कम्प्लीमेंट्री कर दूँ। अच्छा, इसमें आप आ जाओ पेमेंट ट्रांजेक्शन। पेमेंट ट्रांजेक्शन्स में ड्यू डेट आती है, वैलिड डेट आती है, पेमेंट टर्म्स आती हैं। तो आप चाहे उसको कम्प्लीमेंट्री कर दो, चाहे नॉन कम्प्लीमेंट्री कर दो, इट्स अप टू पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। पोजीशन कंपनी कोड है आपका DX01 और FSTX आना चाहिए यहाँ पे।
ओके, नेक्स्ट है टॉलरेंस, एज आई एक्सप्लेन। इसको क्लोज कर दो, कम टू डॉक्यूमेंट, देन टॉलरेंस, डिफरेंट टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट टॉलरेंस ग्रुप आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास ये एक लर्निंग वर्जन है तो इसमें हम फिलहाल एक ही इसको डिफाइन करेंगे, न्यू एंट्री। और इसमें आपने ग्रुप में कुछ भी नहीं मेंशन करना, जस्ट गिव यू कंपनी कोड। यहाँ पे आप अमाउंट मेंशन कर दो, ओके, 1 मिलियन दिरहम। और नीचे आपके पास कैश डिस्काउंट, ये स्किप कर दो, ये सब स्किप कर दो इंटेंट से। आप इस अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी आसान भी थी और तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए वो थी, कम्प्लीमेंट्री भी थी। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट ऑफ अकाउंट। ये कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली, चार्ट ऑफ अकाउंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। तो इसको हम कहते हैं, we can say that a chart of account is combination of assets, capital, income, expense and liability. Or individually we can say them account group. Asset is account group, capital is account group, income, expense, liabilities, these are your account group. Okay. अब हर अकाउंट ग्रुप के अंदर आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट्स में आप आ जाएं, एसेट्स के पास क्या है? कैश है, प्लांट है, आपके पास फर्नीचर है, व्हीकल है, प्लान है। इन सब को हम क्या कहते हैं? जीएल अकाउंट कहते हैं। अब एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल किया, सर जी यहाँ पे एमएम कंसल्टेंट, सह कंसल्टेंट, पीपी कंसल्टेंट, पीएम कंसल्टेंट, उनका इसके साथ क्या ताल्लुक है? मुझे आप एक चीज़ बताएं, क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व ना हो? वेरी सिंपल, नो यस, सर। नो, नहीं ना? नो सर। प्लांट मेंटेनेंस, मिस्टर अब्दुल्ला आप बता सकते हैं कोई ऐसा आपकी फील्ड में कोई ऐसा डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट या ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व ना हो रही हो? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है नहीं है ना? डिपार्टमेंट सर। मेंटेनेंस का, जी सर। मेंटेनेंस में आप क्या करते हो? उसमें बेसिकली क्या होता है? कॉस्ट आ रही होती है उसकी। जी सर, मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है जो मतलब फाइनेंस की अप्रूवल के बाद ही उस पे कोई भी एक्शन लिया जाता है। वेरी गुड। एक ही होता है कि भाई आपने प्लांट मेंटेनेंस की, मतलब आपने प्लांट मेंटेनेंस के क्या होते हैं, मतलब कि उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, उसकी प्रॉपर रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, उसकी लुब्रिकेट या उसकी मैकेनिकल या उसकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी उसकी टेक्निकल इशू से आप उसको ये ठीक कर रहे होते हैं ना, उसकी रिपेयरिंग कर रहे होते हैं। जी सर, सो एग्जैक्टली। बीइंग एज ए कंसल्टेंट, आपने सिस्टम के अंदर ये डिफाइन करना है भाई कौन सा प्लांट है, कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सा सेक्शन है, कौन सी प्लेस है, कौन सा यूनिट है, कौन सा लेवल है, ऐसे ही ना? जी सर। और जी कौन सा सर, टूल है? फंक्शनल लोकेशन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कौन से मतलब ये मैं आपके, मैं मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज करूँ क्योंकि ये भी लोग अंडरस्टैंड करें ना, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा भाई फंक्शनल लोकेशन बोलेंगे सर वो क्या चीज़ होती है, तो वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता भी इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हम इनको भी साथ लेके चले ना, ये फाइनेंस वाले माशाल्लाह से होने हाल। जी सर। तो यही कुछ होता ना आपके उसमें प्लांट मेंटेनेंस में, ये जो शॉर्ट थीम, जी सर। आई एम राइट? जी सर। और आपको ये भी मालूम है कि प्रोडक्शन में क्या होता है भाई, जब प्रोडक्शन हो रही हो तो उसमें भी आपको पता है कि आपका जो प्लांट है वो मतलब रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर वो मतलब नॉन रनिंग कंडीशन में होगा तो क्या होगा?
आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी। जब प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी तो आप अपनी सेल्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जब सेल्स नहीं होंगे तो रेवेन्यू आएगा। जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर कंपनी को क्या होगा? अल्टीमेटली लॉस होगा। लॉस होगा। Now, boys, have you understood the importance of plant maintenance in organization? यस सर। अब यहाँ पे फाइनेंस वाले भी हैं, अकाउंट्स वाले भी हैं, कॉस्ट वाले भी हैं, ऑडिट वाले भी हैं। तो ऑडिट वाले ने फाइनेंस से पूछते हैं कि ये बताएं कि आपने इतना पैसा क्यों दिया? क्यों ऑडिट वाले? मिस्टर साहब। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। और फाइनेंस वाले कहेंगे मतलब कि अकाउंटेंट से, हाँ भाई तुम, सॉरी, आपने मुझे, चूंकि इंडस्ट्री में माशाल्लाह से मतलब तुम ही यूज होते हैं तो इस वजह से जुबान पे चल गया। फाइनेंस वाले अकाउंट से पूछते, हाँ भाई आपने ये बिल हमें दिया, मतलब जैसे मतलब भैया उसके पास अकाउंट के पास बिल आएगा तो अकाउंट जो फाइनेंस से वो लेते हैं। अब अकाउंट्स को बिल कौन देगा? ये माशाल्लाह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो बैठे हुए हैं। भाई एक मशीन खराब हो गई, उसका बेल्ट टूट गया, तो बेल्ट कौन सा लेके आना है? जापानीज लेके आना है, जर्मन का लेके आना है, अमेरिका का लेके आना है? कहते हैं कि भाई 40,000 का बेल्ट है, चलो जी पैसे दें। आप बेल्ट कहाँ से आएगा जनाब? मतलब अमेरिका से आएगा, उधर से मंगवाने के लिए क्या होगा? वो आपको पता है इम्पोर्ट चार्ज वो होते हैं एक्सपेंसेस, मतलब 1 लाख आपको बेल्ट बन गया। यहाँ पे जब आया तो पता चला भाई बेल्ट का तो साइज ही डिफरेंट है। इंडस्ट्री में ऐसे बड़े बड़े वो नमूने मैंने देखे। ये नाम क्या आपका, अब्दुल्ला, ऐसे है ना? कभी आपको ऐसा फेस हुआ? मशीन बंद पड़ी हुई जी है, सर, हाँ, ऐसे ही है। मशीन यानी बंद पड़ी हुई कई है। दफ़ा स्पेयर पार्ट्स जो रिक्वायर किए जाते हैं, जब वो आपको डिलीवर होता है तब आइडिया होता है कि नहीं, इसकी तो स्पेसिफिकेशन ही मैच नहीं कर रही। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, वो भी आ जाती है। अब अगला मसला क्या है? भाई आपने इतनी महंगी चीज़ मंगवा ली है, मशीनरी मंगवा ली है, इसकी वारंटी कितनी है? वो अलग प्रॉब्लम। जी ऐसे ना सर। मतलब कि अब्दुल्ला, मतलब कि वारंटी क्लेम्स कैसे एडजस्ट करने, यू नो, बिल्कुल सर। वारंटी क्लेम ये ऐसे भी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें इसको बकायदा एडअप कर दिया गया है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब इंडस्ट्री के अंदर। आप देखें ना मतलब कि एक एक चीज़ इतनी होती है। अच्छा, फिर किसके ऊपर अल्टीमेट ब्लेम आता है? कि प्रोक्योरमेंट के ऊपर। भाई आपने चीज़ किस बेहाफ पे मंगवाई, मतलब जी कि सर। स्पेसिफिकेशन आती है कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ऑर्डर प्लेस करते हो। मैं ये समझता हूँ ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फाइनेंस के ऊपर आनी चाहिए। जाहिद साहब, आप क्या कहते हैं? आई एम राइट? सर ये प्लांट मेंटेनेंस वालों पे आनी चाहिए। नहीं, फाइनेंस के ऊपर आनी चाहिए। सर अल्टीमेटली फाइनेंसिंग अरेंज करने की उस पे फाइनेंस डिपार्टमेंट पे आती है, बट वो तो उस पे है ना कि आपके प्लांट मेंटेनेंस वाले जो हैं वो आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट दें उस पार्ट की जिसके लिए आप एक्सपेंस कर रहे हैं। प्लांट फाइनेंस मेंटेनेंस। डिपार्टमेंट का, जी प्लीज जी सर, कंटिन्यू। फाइनेंस डिपार्टमेंट का तो काम होता है कि फाइनेंस अरेंज करना उस पर्पस के लिए। हम्म। तो वो एक अकॉर्डिंग टू देयर बजट वो चल रहे होते हैं, ओके, बट उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी ये प्लांट मेंटेनेंस वालों का काम होगा, गुड। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब चूंकि मैं भी किसी दौर में फाइनेंस मैनेजर रह चुका था, तो मैं याद थी भाई कोई चीज़, हाँ भी आपको ये चीज़ चाहिए, क्यों चाहिए, किसने आपको ये चीज़ रेकमेंड किया दी है? क्योंकि मैंने भी प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर काम किया, मैंने भी सुपरविजन किए। तो प्लांट मेंटेनेंस में आते हैं ना डिफरेंट वो जो मैकेनिक या जो भी ऑफिशियल्स आते हैं ना, वो कहते हैं सर जी हमें ये टूट चाहिए। मैंने कहा बोला भाई बात यह है कि ये मशीन किसकी है, किस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, जर्मन की है, अमेरिका की है, और आप उसके एक कनेक्ट लेके आओ। और फिर जो इंजीनियर होते हैं ना, हमें उससे कहता हूँ भाई आप इसको ज़रा वेरीफाई करके दें। अगर इंजीनियर ने इसको ओके कर दिया और फिर उसके बाद मैंने अप्रूव कर दिया, परचेस हो गई, दोबारा मतलब जो प्लांट रिपेयरिंग डिपार्टमेंट कहता है सर जी ये गलत है, तो मैंने फिर उसको पकड़ना है इंजीनियर को, भाई आपने ये लिख के दिया था, इसके मुताबिक यही थी। अगर कहते हैं सर जी मुझसे गलती हो गई, तो अल्टीमेट की जो पेनल्टी है वो मैं उसके ऊपर डालता था। ओके बॉयज, अब्दुल्ला, एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ है कभी? मैं तो भाई जब था अ, ना, मैं तो सबको तुल के रखा हुआ था भाई, मुझे जो ना लिख के दे,
ईमेल करें। अच्छा एक चीज़ बॉयज ये याद रखिएगा, किसी के साथ भी डील करने हो ना ईमेल, बस ज़बानी कलामी नहीं, याद रखिएगा ये बात हो। ईमेल कोशिश ये करें कि जो भी ईमेल हो ना तो उसका प्रिंट आउट लेके अपनी एक सेपरेट डायरी या ऑफिस फाइल बना लें, उसमें उसको पेस्ट करते रहा करें। अगर कोई आपको ऑर्डर प्लेस करते कि ठीक है मिस्टर हैदर, आप इनको 10 लाख रुपए दे दें, 5 लाख रुपए दे दें, 2 लाख रुपए दे दें, आप बोलेंगे सर जी आप मुझे ना ईमेल करें। अब वो जब आपको ईमेल करेगा आप उसका प्रिंट आउट ले उससे साइन करवाएं कि सर ये आप मुझे कह रहे हैं फलान डेट को कह रहे हैं। बाद में क्या होता है, क्योंकि मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव लेवल के जो लोग होते हैं वो माशा से बुढ़े बाबे से होते हैं, उनका कभी दिमाग फिरा होता है कभी ठीक होता है, तो वो फिर आपसे तो ये भी कह सकते हैं आपने क्यों बोला है, आपने क्यों इतना वो किया है, क्योंकि ये भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो ये सब बातें कहने का मकसद ये होता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, जब तक एक स्टैंडर्ड एसओपी को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपकी जो ये ऑडिट वाले जो है ना ये दिमाग ज़्यादा ख़राब करते हैं माशाल्लाह से साहिद ऐसे ही है। ऐसा ही है सर। तो इवन के इस कंपनी में भी मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, और मेरी यही प्रैक्टिस रही है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसको रिटर्न में लेके आना ताकि कल को अपने आप को सेव कर सकें हम। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मैं कुछ आपको इंशाल्लाह चालाकियाँ बताऊंगा कि ऑडिट में क्या क्या कुछ होना चाहिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑडिट के साथ कैसे डील करना चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने भी ऑडिट किया ना, तो मैंने ठीक ठाक ऑडिट किया। ऑडिट में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब कि देखो, ऑडिट में सबसे अहम चीज़ क्या होती है, यू हैव टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखिए आपको पता है कि एरर्स की जो पनिशमेंट और है, फ्रॉड की पनिशमेंट और है, जाहिर ऐसे है ना। अगर आप जी सर, बिल्कुल एरर्स ऐसे ही को है। ट्रेस आउट करते हो उसकी और मतलब माफ़ी वो माफ़ी भी देते हैं। जहाँ पे फ्रॉड हो ना, वो आप तो उसको मतलब कि सही उसको जो ना पनिश करते हो। तो वो भी इंशाल्लाह कभी भी आपको बताऊँ, अपनी स्टोरी सुनाऊंगा कि मैंने एज ऑडिटर मैंने फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाई लेवल के ऊपर। अच्छा जी, बात कहाँ से कहाँ तक चली गई। तो कहने का मकसद ये था कि हर डिपार्टमेंट में चूँकि कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है, और हर डिपार्टमेंट ने जो है वो क्या उसे कहते हैं, एक्सक्यूज मी। तो बॉयज ये तीन चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप एंड जीएल अकाउंट। चाहे आप अकाउंट्स के हो या नॉन अकाउंट्स के हो, ये आपके लिए कम्प्लीमेंट्री है। ओके, जो नॉन अकाउंट्स हैं जैसे कि एमएम, एसटी, एचआर, पीएम, पीपी, इनके लिए ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के लिए आगे कॉस्ट सेंटर यूज़ होगा, आगे जीएल अकाउंट यूज़ होगा, तो आपको ये टर्म्स आगे क्लियर होंगी, तो आपको वो चीज़ें प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएंगी इंशाल्लाह। अंडरस्टूड। अच्छा, so we have to define this chart account in SAP. Come to backend, SPRO, then IMG, then आप आ जाए financial accounting, then general accounting, then master data, then GL accounts, then preparation। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे यह है, माइग्रेट जीएल अकाउंट बैलेंसेस फॉर हाउस बैंक अकाउंट कनेक्टिविटी। बात कर ऐसा होता है कि आपके कुछ जो अकाउंट्स हैं ना जो ऑलरेडी आपने डिफाइन किए होते हैं, आप उसको माइग्रेट कर रहे होते हो, तो ये इंशाल्लाह हम फ्यूरी को एक्टिवेट करवा के तो उस पर हम इसको इजीली एक्टिवेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। देन कम टू एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, ये माइग्रेट जीएल अकाउंट बैलेंसेस फॉर हाउस बैंक अकाउंट कनेक्टिविटी। देखिए आपके पास एक ऑलरेडी मतलब अकाउंट ग्रुप बने होते हैं, या जीरो अकाउंट्स आपके पास एक सिस्टम में मौजूद हैं, आपने वहां से इसको पुरान ओल्ड सिस्टम से एसएपी के ऊपर अगर आपने इसको माइग्रेट करना है तो आपको चाहिए फ्यूरी, उसकी एक्टिवेशन, देन आप इसको इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। ये भी आप इंशाल्लाह एक्टिवेट करवा के दूंगा इंशाल्लाह, एंड माइग्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह। then new entry और COAX DX01, then maintain language आपके आ जाएगी इंग्लिश, then जीरो अकाउंट नंबर लेंथ 3। अच्छा यहाँ पे मुराद होगा कि जो आप जीरो अकाउंट क्रिएट करेंगे ना उसकी लेंथ 3 डिजिट्स की होगी। फॉर एग्जांपल
ये है ना कोड इसका, कैश के जनरल अकाउंट क्या होगा 100, प्लांट का कोड क्या होगा 001। ओके, आप 6 डिजिट्स में भी क्रिएट कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, 10 में भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आप में से नहीं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा एक टेक्निकल क्यूरी। एटीपी के ऊपर किसी ने कोई काम किया, ऑडिट जनरल पाकिस्तान का, एनी वन ऑफ यू प्लीज। नहीं सर, मेरा तो नहीं है, मुझे तो रखा ही नहीं था उन्होंने। ये मैं आपको इंशाल्लाह एक स्पेशल लेक्चर दूंगा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। एसएन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ काउंट पोजीशन DX01 एंटर, COAX एंड सेव एंटर, come back, define account group, new entry, this is very important, COAX। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट ग्रुप देंगे FAAG, ये क्या चीज़ है भाई, फिक्स एसेट अकाउंट ग्रुप, एसेट अकाउंट ग्रुप। DX01 001209 COAX करंट एसेट अकाउंट ग्रुप। अच्छा, 100 CPATAG कैपिटल 299 LLAG लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 300 399 COAX SLAG short term liabilities 400 499 DEAG net expense 500 599 COAX आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेके हैदुद्दीन IEAG इंटरनेट एक्सपेंस ऑपरेटिंग DX01 ऑपरेटिंग एक्सपेंस DX01। बाकी एडमिन है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो आप चाहे तो उसको मेंशन कर दें, ना चाहे तो इट्स अप टू यू। INAG इनकम। अच्छा सर, एक ना कंपनी मैंने ऑब्जर्व की थी 1900 कोड के साथ ही उसका कंपनी कोड, उसने हर चीज का अकाउंट ग्रुप बनाया हुआ था। मेरा ख्याल है हर चार्ट ऑफ अकाउंट का एक अलग ही अकाउंट ग्रुप बनाया हुआ था। तो मंद है माशाल्लाह। मैं पहले दफा जब वो मुझे शो हुआ, मैंने कहा यार इतने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में इसके ग्रुप्स आ रहे हैं। जब मैं ओपन करूँ, हाँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में एक उसने वो डाला हुआ था लोन, दूसरा बनाया हुआ था 15%, उसका अलग अकाउंट ग्रुप। तो मतलब कि देखो, मुझे ये नहीं समझ आती कि अच्छा, वो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो जो सेटिंग होती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल में की जाती है, लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, बड़ी लोग ग्रुप्स में कर रहे थे वो, मतलब। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को हिदायत अता फरमाए। देन डिफाइन रिटर्न अर्निंग अकाउंट्स यू बेटर नाउ। अब्दुल्ला तनवीर, आपके लिए ये है कि देखें, हर साल के आखिर में जो आपका बैलेंस आता है ना, उसको आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो कि आपके रिटर्न अर्निंग बनते हैं। मिस्टर जैद ऐसे ही है? यस सर। ओह थैंक यू। एसएपी ने यहाँ पे आपको 3 डिजिट्स अलाउ किए हैं, एक्स वाई एंड सी। यस प्लीज।
सर ये मुझे वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जब हमारा ईयर क्लोज हो जाता है तो हम ये पोस्टिंग पीरियड दोबारा डिफाइन करते हैं हर ईयर के लिए और उनको बहुत अच्छे ओपन और क्लोज पोस्टिंग पीरियड बहुत अच्छे सवाल इसी तरह सर really वो डॉक्यूमेंट सर इसी तरह मेरे क्वेश्चन एक और ज़हन में था वो मैं आपसे पहले पूछना भूल गया हम जब डॉक्यूमेंट्स हमने अभी जब रेंजेस डिफाइन की तो हमने उनको ईयर असाइन किया 2025 अब जी नेक्स्ट ईयर हम जब जाएं अगर हम ईयर चेंज ना करें तो डॉक्यूमेंट्स नंबर में तो कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा सर वो बहुत तो अच्छे क्या सवाल हमें डॉक्यूमेंट नंबर भी दोबारा चेंज कर मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट नंबर को दोबारा ईयर असाइन करना बिल्कुल पड़ेगा बिल्कुल तो मतलब ये हर वो ईयर एक दोबारा वेरी नाइस प्रैक्टिस होगी वेरी नाइस सबसे पहले तो आपको मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है क्या वो हर साल चेंज होता है देखें ये हर साल ऑटोमेटिक चेंज होता है नंबर वन अच्छा उसको ओके जी अगर ओके बात का ऑटोमेटिक चेंज ना हो तो फिर आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ता है ठीक ठीक है सर दूसरा आपका बहुत अच्छा सवाल था कि जो डॉक्यूमेंट नंबर है जिसमें हमने ईयर डिफाइन किया देखो अगर हमने उधर कितने डॉक्यूमेंट्स नंबर रेंज दिए है 1000 ना एक साल जी के सर अंदर अगर आपके 1000 डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाती है इसका मतलब ये होता है कि भाई आपको अगले साल नया सेटअप करना पड़ेगा जी सर आमतौर पे हर साल नए सेटअप के ऊपर जाएगा वेरी गुड वो हर साल आपको ओ, सेटिंग करना अच्छा सर अच्छा सर हम लोग ना जब हमें किसी क्लाइंट से कोई ब्रीफ मिलती है ना तो हम वो एक जॉब नंबर अलग से सिस्टम में क्रिएट करते हैं वो हमने एक परचेज किया हुआ है जब हम असाइन जो इनवॉइस जनरेट करते हैं ना तो हम एक्सटर्नल जॉब नंबर जो हमने सिस्टम में रेज किया होता है वो असाइन करते हैं प्रोजेक्ट नंबर तो जब हम डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस कर रहे होते हैं सिलेक्ट उसमें अगर एक्सटर्नल को मार्क कर दें तो वो हमें ये असाइन करेगा या अलाउ करेगा कि हम एक्सटर्नल नंबरिंग कर सकें इनवॉइसिंग की या बिलिंग की बिल्कुल किसी चीज की बिल्कुल बिल्कुल हाँ, राइट ठीक है थैंक यू ओके we will select Z and put 999 enter then enter again then control S your data will be saved so today we have learned what is document number range what is fiscal year sorry what is field status variant what is tolerance what is chart of count what is account group okay तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कंट्रोलिंग एरिया वर्जन ये तमाम चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और होप्स हो कि नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम जनरल एंट्री भी पोस्ट कर दें ओके तो यहाँ तक आप अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन उसको कंप्लीट कीजिएगा और जो भी इश्यूज या एरर्स हों वो प्लीज़ आप डिस्कस करें और जहाँ भी कोई बात आपको ना समझ आए तो आप प्लीज़ वॉइस नोट करें मैं आपको उसकी लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ इंशाल्लाह थैंक यू सो मच